दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे साथ हमें खास मेहमान आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर। नवल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे मंच पर। आपने वक्त निकाला, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं आपको। धन्यवाद। नवल जी, सबसे बड़ा सवाल ये है, आज की तारीख में जिस तरह बिहार में विधानसभा चुनाव है, आज बिहार विधानसभा का आखिरी दिन था, इस सत्र का चुनाव होने हैं और एसआईआर पर घमासान है। आरजेडी इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है, जब तेजस्वी यादव यहां तक कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन हमारी मांगों पे गौर नहीं करता है, हमारी चिंताओं पे गौर नहीं करता है, तो हम चुनाव बहिष्कार बहिष्कार तक का ऐलान कर सकते हैं। देखिए सुतार जी, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और जहां तक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जिस संस्था को संविधान ने यह दायित्व दिया है वह है चुनाव आयोग। इसलिए जी। हमें निरंतर इस पर भरोसा रहा है और अभी भी है। हम मानते हैं कि जो जो काम उन्होंने एकदम जल्दीबाजी में शुरू की उसमें कहीं ना कहीं समस्या है। ये एसआईआर पे घमासान नहीं है, एसआईआर से पूरा बिहार के मतदाता परेशान है। और सबसे बड़े नगर के रूप में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन परेशानियों को चुनाव आयोग तक पहुंचाना। आपने देखा होगा कि अगर जिस जिस उद्देश्य से ये किया जा रहा है, पता नहीं वो होगा या नहीं होगा। और नहीं होने के सवाल ज्यादा खड़े होते हैं, क्योंकि जिन जिन चीजों का जो उन्होंने अभी बताया है, बता रहे हैं कि हमने 52 लाख, लगभग 52 लाख वोट जो है, उसके हम्म। अलग अलग कैटेगरी बता रहे हैं। कुछ मृत वोट है, कुछ एड्रेस चेंज है, कुछ बिल्कुल। पूरा बिहार ही छोड़ दिए हैं। तो हम लोग का सवाल ये है कि ये काम आप जून 2024 से ये काम कर रहे थे। आपको मालूम था कि इस साल में एक ही चुनाव है, एक ही विधानसभा का चुनाव है। आपने किया भी, आपने लगातार पॉलिटिकल पार्टी को, जिसमें हम भी हैं, उसको आप इन्फॉर्म करते रहे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना तक करके आपने समरी रिवीजन के आधार पे, स्पेशल समरी डिवीजन के आधार पे जनवरी में, और आपने फिर से यही बात बोली कि जो काम हमारे बीएलओ छूट गया है वो अब आपकी जिम्मेदारी है एज ए पॉलिटिकल पार्टी, कि आप अपने बीएलए के द्वारा ऑपरेट करके जो अभी भी नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ सकते हैं, या जो डिलीट करने योग्य है उसको डिलीट करवा सकता है। ये पूरा उन्होंने फॉर्म 6 से लेकर फॉर्म 10 तक समझाया। और ये हमें पूरे पॉलिटिकल पार्टी जो बिहार में है, 12 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं, सबको दिल्ली में बुलाया गया। आपको मालूम होगा इलेक्शन कमीशन का एक इंस्टीट्यूट है द्वारका में, इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी को 2 दिन कार्यशाला आयोजित किया। स्वयं चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे अपने पूरी टीम के साथ, उन्होंने सारी चीजों पर बात की। पूरे एक्सपर्ट स्टेक होल्डर ने किया। आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक ये काम करवाते हैं हमसे, एकाएक जून 20 को ऐसा क्या होता है कि आप कहते हैं कि जी। पूरा मतदाता सूची को रिवीजन करना जरूरी है? जी। यानी सबसे बड़ा सवाल आपका ये वक्त को लेकर है कि जिस तरह आनन फानन में ये प्रक्रिया अपनाई गई, उस पर सबसे बड़ा सवाल है आपका। और आपकी सबसे बड़ी चिंता ये हाँ। है कि जिस तरह के रिकॉर्ड और दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, उसमें अधिकांश लोगों के पास ऐसा नहीं होगा और ज्यादा वोट कटेंगे। और वोट जो कटेंगे वो ज्यादातर महागठबंधन के होंगे, और यही आपकी चिंता है। और बीजेपी कुछ नहीं कह रही है, बीजेपी चुनाव आयोग की तरफ से सारे जवाब दे रही है, वो कह रही है इसमें क्या दिक्कत है। हाँ। नहीं, देखिए, वोट वोटर का कटेगा ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वोट किसका है ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन वोट जिसका कटे वो कमजोर वर्ग का होगा, वो दलित होंगे, पिछड़े होंगे, जो मार्जिन पे लोग हैं वही होंगे। क्योंकि जब जब जज साहब ने खुद स्वीकार किया कि ये जो 11 डॉक्यूमेंट है, अगर आप हमसे भी मांगे तो हमें भी देने की स्थिति में नहीं है। जी। स्वयं जदयू के एक एमपी ने, गिरधारी यादव ने कहा कि हम कितना कोशिश किए, हमारे जैसा मतलब साधन साधनी कोशिश किया, उसके बावजूद भी हम अपने एक पुत्र का नाम नहीं डलवा पाए। ऐसे कई लोग बोल रहे हैं, जो जो आपके जैसे लोग हैं, यूट्यूबर है चाहे पत्रकार हैं, वो ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से आनंद फानंद में किया जा रहा है। हमारी चिंता वहां पे है, बीजेपी क्यों कर रही है, क्या कर रही है, ये पूरा देश में छुपा नहीं है कि उसे क्या जरूरत है। अपने संवैधानिक अधिकार, राइट टू वोट को प्रोटेक्ट करने के लिए पूछ रहे हैं। और विधिवत हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात उनको पहुंचा रहे हैं। अब वो जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब में क्या है कि ये हो सकता है, हमने इतना दिन में इतना कर लिया, हमने 60% कर लिया, 80% कर लिया, 98% कर लिया। आप तो कुछ भी कर सकते हैं।
इतना अगर अगर ये जरूरी था और करना था तो आप समय लेते। चुनाव, जो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन पे जो हम बात करें तो उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने बोला कि इतना जल्दी जल्दी कराने की जरूरत क्या थी। उनके उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस आप ये तीन जो डॉक्यूमेंट है, जो कि उसे कीजिए, लेकिन उन्होंने अप्रूव आधार नहीं किया। कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है और राशन राशन कार्ड कार्ड और है, तीन चीज। जी हाँ, जी। इसको भी, जिसको क्यों ना, जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये सब सवाल पैदा करता है। आप महाराष्ट्र में वोट जोते हैं आधार कार्ड के आधार पे, यहाँ पर कहते हैं कि आधार कार्ड नहीं मानेंगे। जी। और एक और बात जोड़ दूं बस, कि आप, हम सिर्फ विपक्ष नहीं है, ये पूरा देश में यह बीजेपी फैला रही कि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। टीडीपी कौन है? जो जो जदयू के एमपी हैं वो उस पार्टी पार्टी के हैं, तो वो लोग भी सवाल तो खड़ा कर रहे हैं ना। परेशानी अब तो सब किसी को है, इसमें तो कोई दो अब राय नहीं अब है। अब जेडीयू ने उनको एक कारण बताओ नोटिस थमा दिया है, और कह दिया है कि शायद परिवार के किसी का टिकट उकट चाहिए होगा, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। नहीं नहीं, कारण देखिए, कारण बताओ नोटिस, हाँ, कारण बताओ नोटिस से ये बात तो खारिज नहीं हो सकता है ना कि समस्या है। आप किसी का मुंह बंद कर सकते हैं, रुकवा सकते हैं, पार्टी से निकाल सकते हैं, लेकिन सच तो यही है कि पूरा जनमत परेशान है बिहार में। और इसको परेशान करने का कारण समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो प्राइमरी या मुख्य कर्तव्य है चुनाव आयोग का, कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, कहीं ना कहीं उस पर हमें शक हो रहा है। यही कारण है कि हम खड़े हैं और हम कह रहे हैं कि अगर अगर मान लीजिए कुछ नहीं मानेंगे आप, तो हम लोग हम्म। क्यों नहीं विचार कर सकते हैं बॉयकॉट है या बहिष्कार है। ये तो गांधीयन में, तो अगर अगर करना भी पड़े तो ये कौन सी बड़ी बात है। अगर वही एक ऑप्शन बचता है तो हम उस पर विचार कर सकते अच्छा नवल किशोर जी, ये हैं। एक अब सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख को इस पे सुनवाई है, उसमें आपकी क्या उम्मीदें हैं इस मुद्दे पे? उसके बाद मेरे एक दो और सवाल है, चूंकि आपको जाना है तो मैं जल्दी जल्दी ये सवाल कर रहा हूँ, ताकि अब जब। अरे कि हम, हमारी देखिए, हमारी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने जो पहला भी ऑब्जर्वेशन दिया एज ए इंस्टीट्यूशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन दोनों इस देश के बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट के पास फाइनल अथॉरिटी है इंटरप्रेट करने की संविधान में क्या है। जो जो चुनाव आयोग है वह भी एक ऐसी संस्था है कि लोकतंत्र को स्थापित करता है। बिल्कुल। लेकिन चुनाव आयोग को यह समझना पड़ेगा कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेंगे तो चुनाव आयोग चुनाव कैसे कराएगी, किनसे कराएगी। स्टेक होल्डर, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, वो पॉलिटिकल पार्टी है। आप पॉलिटिकल पार्टी की नहीं सुनेंगे, एक दो नहीं है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है हम। और हमारे साथ में जो लोग हैं, पिछले चुनाव को देखेंगे तो मात्र 11,000 वोट का अंतर है। इतने बड़े संख्या को आप नजरअंदाज कर रहे हैं केवल इसलिए, और कारण क्या कहते हैं जो लोग उनको डिफेंड करते हैं, कि हारने वाले हैं। आपको कैसे पता है कि हम हारने वाले हैं? बिल्कुल। इसका मतलब है कि आपने पहले ही फिक्स कर लिया है। जी। जी। और आज अब आपका ध्यान मैं खींचना चाहूंगा आज के बिहार विधानसभा की कार्रवाई पे। एक परसेप्शन की पॉलिटिक्स हो रही है। जितने बीजेपी और जेडीयू के मेंबरान थे, एक तो आरजेडी के लोग और आपके महागठबंधन के लोग काले कपड़ों में आए। आज बीजेपी जेडीयू को हेलमेट लगा के पहुंचे, और आप पे ये आरोप लगाया कि आरजेडी वाले तो मतलब एक गुंडाई कर सकते हैं कभी भी, इसलिए सर बचाने के लिए हम लोग हेलमेट लगा के आए। क्या हुआ है, क्या है वाकया? देखिए, देखिए पूरा बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। सदन में तो मार्शल है, सदन में एक सिस्टम है, सदन में स्पीकर है, और जो लोग जा रहे हैं अपनी बात कहने के लिए, आपने पिछले 2 दिन अगर फॉलो किया होगा बिहार विधानसभा, तो गाली कौन दे रहा है? गाली कौन दे रहा है? मारने के लिए कौन आ रहा है? किनकी भाषा अमर्यादित है, अशोभनीय है? कौन क्या बोल रहा है? मुद्दे पे तो बात में हम लोग तो सिंपल कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा जो सदन है, उसमें बिहार के जनता का जो मूल समस्या आज के डेट में एसआईआर से उत्पन्न हो रहा है, उस पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती है? तो हम फिर जनप्रतिनिधि किस काम के हैं? हम तो डिबेट चाहते हैं और डिबेट के लिए हम अपने पॉइंट रख रहे हैं। वो लोग वहां भी वही भाषा बोल रहे हैं। अपराधी का भाषा कौन बोल रहा है? गुंडा का भाषा कौन बोल रहा है? गाली का भाषा कौन दे रहा है? क्या क्या आप नहीं जानते कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी आज के डेट में सबसे, इस मामले में सबसे बड़े पुष्प बॉय है भाजपा के, जो कि दोनों लीड कर रहे हैं। हमने तो हम काला कपड़ा पहन के गए, क्योंकि काला मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट है, मीडियम ऑफ प्रोटेस्ट है। काला कपड़ा पहनना है, कोई थोड़े है कि हम कोई लोकतंत्र धब्बा वाले काला का थोड़े बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट है,
और हम उस हिसाब से जा रहे हैं। आप हेलमेट पहन के क्यों आ रहे हैं? आप बचाइए व्यापारियों को जिनको मारा जा रहा है, आप बचाइए नरसंहार को जिनको तलवार से सिवान में काटा जा रहा है, आप बचाइए उनको जिसको जलाया जा रहा है पूर्णिया में, आप बचाइए बक्सर में जिन्होंने नरसंहार है। कौन दिन किस तरह का मर्डर नहीं हो रहा है, उसको बचाना चाहिए ना। गृह मंत्री फेल है, डबल इंजन की सरकार फेल है और जनता परेशान है, ये तो एक अलग ही हाल। ये इससे परसेप्शन क्या बनेगा? एग्जैक्टली नहीं, इसका परसेप्शन वो ये क्रिएट कर रहे हैं कि जो हाल फिलहाल बिहार में और बिहार की राजधानी पटना में जो अपराध की घटनाएं हुई उसकी, और जिस तरह से आरजेडी के शासनकाल को जंगल राज शब्द देकर बार बार हिट किया जाता है, वो उसी परसेप्शन को लाना चाहते हैं कि देखिए ये सदन पे भी गुंडाई कर सकते हैं, इन पे भरोसा नहीं, माइक तोड़ सकते हैं, कुर्सी उठा सकते हैं। नीतीश जी भी बोले के लिए उठे, तो ये आपके खिलाफ एक तरह से परसेप्शन है, और बीजेपी इसे उठा रही है क्योंकि आप एसआईआर के मुद्दे पर आक्रामक हैं, सदन के बाहर बैठे हैं, धरना कर रहे हैं, तो बीजेपी के लिए मौका है कि वो आप ऐसे रिफ्लेक्ट करें। जाहिर है राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। नहीं नहीं, देखिए, हम तो जो बात सही है वो कह रहे हैं। काउंटर, इसका काउंटर ये बताना चाहिए ना, एज ए पॉलिटिकल पार्टी तो उनको भी ये सवाल उठाना चाहिए। वो कैसे निश्चित है कि बिहार की जनता का जो मतदान का अधिकार है वो सुरक्षित है? मतदान का अधिकार तो फंडामेंटल राइट्स है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान के समय बोला कि मैं खुश हूं कि इसमें व्यक्ति और व्यक्ति में फर्क स्थापित नहीं हुआ, हर व्यक्ति के मत का मूल्य एक ही है। उस मत को, जो कि फंडामेंटल है, उसको बचाने के लिए अगर हम सड़क पे हैं तो हम कौन सा गुंडा राज करें? गुंडा राज तो एनडीए का है, क्योंकि हर तरह का अपराध बिहार में हो रहा है। अपराध के अगर आंकड़े देखें तो इस महीने में, जुलाई जुलाई के महीने में लगभग 60-70 पार कर गए हैं। और पटना पटना जैसे शहर में दिन दहाड़े गोली मार दिए जाते हैं, चीफ मिनिस्टर के घर के सामने गोली चलती है, डीजीपी के आवास के आगे, गाड़ी के आगे गोली चलती है, नेता प्रतिपक्ष के आगे गोली, घर के आगे गोली चलती है। तो ये तो पूरा बिहार जान रहा है ना और देख रहा है ना, हम लगातार इस चीज को बता भी रहे हैं। गुंडा राज या जंगल राज का अगर कोई भी उदाहरण होगा तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बीजेपी को या जदयू को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, उनके घर में काफी है देखने के लिए। नजर अगर उनकी खुली रहे तो उनको पता चलेगा कि उनके ही लोग गुंडे हैं और गुंडई और गुंडा राज कर रहे हैं और दंगा राज कर रहे हैं। यहाँ पर विपक्ष तो सिर्फ सवाल उठा रहा है जनमत का। जी, और एक और अहम सवाल है, और आज के दिन बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी ने यह सवाल उठाया कि तेजस्वी को मारने की कोशिश हुई, 4 बार उस पर अटैक किया गया। यह बयान, इस पर आरजेडी, उन्होंने कहा है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष के बारे में ये बोल रहे हैं कि, और नहीं नहीं, उनके सदन बयान देखिए, पे आप क्या कह रहे हैं? आरजेडी की प्रतिक्रिया क्या हो है उस पर? आरजेडी सद, के सदन में सदन में भी कोशिश तो की गई है। हाँ, नहीं नहीं, देखिए, सदन में ये कोशिश तो की गई है। आक्रामक तो वो लोग हैं कि जो आवाज दबाना वो लोग चाहते हैं। यह और बिहार विधानसभा में पिटाई हुई है विधायकों की, पीछे छुपा हुआ है, कौन पिटा है उस समय? पीटे गए विपक्ष के लोग। उस समय कौन था सरकार में? ये तो पूरा देश जानता है कि कोशिश तो वो लोग कर ही रहे हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम मुद्दे को सामने रखें और बिहार की जनता के जो मूल सवाल हैं, रोजगार से है, पलायन से है, उद्योग से है, तमाम तरह की जो जरूरत है बिहार में, जो कि पिछले 20 साल से नहीं मिल पाया है, डिस्पाइट कि वो सुशासन का या सबके विकास का बात करते रहे हैं। आप बताइए ना, निर्मला सीतारमण आकर 2020 में बोले कि 19 लाख नौकरी और रोजगार देंगे, कहाँ गया वो? 19 भी नहीं दे पाए। रोजगार, नौकरी और रोजगार तो हम ही लोग दे पाए ना 17 महीने में। उस 17 महीने के बाद फिर 17 महीना हो गया, आप कंपेयर कर लीजिए दोनों के कार्यकाल में। इस 17 महीना में क्या 5 लाख नौकरी मिला? क्या 4.5 लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला? क्या क्या उद्योग निजी का? क्या आप जी, तेजस्वी यादव जी की जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, या उनकी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग करती है पार्टी? नहीं, बिहार में तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। वो चाहे नेता, बीजेपी के नेता मारे जा रहे हैं। आपने देखा नहीं, गोपाल खेमका किसके नेता थे? 7 साल पहले उनके बेटा को मार दिया गया। तो सुरक्षा का तो जो हाल है बिहार में, वो बदहाल से कम नहीं है। और कोई भी इसमें सुरक्षित नहीं है, हम तो लगातार इस चीज को आवाज उठा रहे हैं। और आखिरी सवाल, मैं आपसे चाहूंगा कि आप प्रखरता से आरजेडी की बात रखते हैं और प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं। एक सवाल आप राजनीतिक पूछ के मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि भविष्य में भी आप इस मंच से जुड़ेंगे। एक सवाल यह है कि प्रशांत किशोर, जिस तरह बाकी राजनीतिक पार्टियों के बारे में जनता को पता है, जनता देखती रही है, आजमाती रही है, कभी कांग्रेस का मुख्यमंत्री हुआ करता था, कांग्रेस आज आपकी सहयोगी है, आप दोनों साथ में हैं, बीजेपी को भी जनता ने देखा है, जदयू को भी देखा है, लेकिन प्रशांत किशोर को नहीं देखा है, और वो कह रहे हैं कि
अपने बच्चों के चेहरा देख के वोट दो, हमें शिक्षा पे वोट दो, हम बिहार को बदलना चाहते हैं। प्रशांत किशोर की एंट्री बिहार की राजनीति में कितना बदलाव लाएगी? आरजेडी क्या सोचती है इस बारे में? नहीं नहीं, देखिए वो बदलाव बिहार में आएगा, और कैसे आएगा और किस तरह से आए, ये सबका एक एक पृष्ठभूमि है। इनकी भी पृष्ठभूमि है कि इनको पहले बताना चाहिए कि इनके करियर में बदलाव कैसे आया है और क्यों आया है। आप जिस तरह का काम कर रहे थे, उस काम को छोड़ के इस काम में क्यों आए? क्या कोई आपका फिक्स एजेंडा है? हमें लगता है कि आप कहीं ना कहीं किसी जो जो दल है केंद्र में, उसके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आप उनके पूरे पूरे जितना दिन से वो काम कर रहे हैं बिहार में, उनका पूरा ट्रैक देख लीजिए। अटैक किसको कर रहे हैं? वो केवल पिछड़ों के नेता को अटैक कर रहे हैं। कोई कोई सरकार को कोई अटैक नहीं करा। आप जब जब हम लोग का मुद्दा उठा रहे थे और अपना जाकर वो अपना धारणा कर रहे थे, तो वो पूछ रहे तेजस्वी जी क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे सवाल पूछना है सरकार से, तो आपको सरकार से पूछनी चाहिए। आप हर मामले में, और उनके लगातार जो सवाल उठते हैं ना नेताओं पे, आप अपने आप को कहते हैं कि बहुत प्रबुद्ध हैं और आप एक विजनरी, आपका विजन कहाँ है? आपकी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, जिस तरह की बात विपक्षी के विषय में बोल, एक बात बोलते हैं 2015 में कि लालू जी इज फिनोमिना इन बिहार पॉलिटिक्स, ये उनका ऑन रिकॉर्ड है। एक बार आप जदयू में जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, जिसके विषय में नीतीश जी बोलते हैं कि अमित शाह ने बोला था इसलिए मैंने इसको रखा। तो ये बिल्कुल। तमाम तरह का जो दिखाता है कि अगर कहता है ना कि मनी ट्रेल होता है, तो आपका जो कैरियर ट्रेल देखा जाएगा, तो आपके आप जो बोलते हैं उसमें और आपके इच्छा में, इंटेंट और कंटेंट में बहुत डिफरेंस है, जैसा हमको लगता है। बाकी तो हर कोई स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए और राजनीति करने के लिए, और बिहार किसी को मना नहीं करता है। जिसमें संभावना देखता है, तेजस्वी जी में संभावना देखा है, 17 महीने में उनके कार्य का संभावना देखा है। सारे युवा 2020 में भी जब उन्होंने पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई, कार्रवाई की बात की, तो आपने देखा होगा, फॉलो भी किया होगा। हम लोग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आते हैं। हम लोगों ने कभी नकारात्मक राजनीति नहीं की, तेजस्वी जी ने कभी नकारात्मक राजनीति नहीं की। उन्होंने कभी पीछे पे सवाल नहीं उठाया कि आप कौन है, क्या है। आप डिग्री देखना है तो पहले प्रधानमंत्री का डिग्री दीजिए, देखिए ना। यहाँ पे राजनीति में तो विजन क्या है, उसका रीजन ढूंढिए और उसमें सवाल पूछिए। उसमें तो आपके आखिरी पास कोई सवाल नहीं है। जी, आखिरी सवाल आज के लिए। आपने रिसर्च में, आपने जाति पर बहुत सारे रिसर्च किए हैं, प्रोफेसर हैं, जर्नल्स लिखे हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स आपके पब्लिश हुए हैं। जो शिक्षा से जुड़ा रहता है तो वो हर कुछ देखता है, समझता है, बुद्धिजीवी होता है। आखिरी सवाल, क्या बिहार इस बार भी जाति पे वोट करेगा? बिहार इस बार भी जाति पे देखिए वोट करेगा? ठीक, आप अगर आप मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा इन चीजों को आप फॉलो किए होंगे। इंडियन पॉलिटिक्स में एक चैप्टर है कास्ट, क्योंकि इंडियन सोसाइटी का नेचर है बेस्ड ऑन कास्ट है। जो हम जिस कास्ट की बात करते हैं वो कास्ट बेस्ड इक्वालिटी की बात करते हैं, और लालू जी ने फ्रंट फुट पे आकर इस पे काम किया, और इसीलिए उनको सामाजिक न्याय का एक हम्म। बहुत बड़ा पौधा माना जाता है। उसके कारण है मंडल कमीशन पे जो उनके अपने रुख थे, और जिस तरह से उन्होंने एक जो वर्ग जो सदियों से कह लीजिए वो सोया हुआ था, उसको उन्होंने जगाया, जिससे बहुत लोग परेशान हुए, और जिसको आप जंगल राज कहते हैं। कई बार हम लोग उसी संदर्भ में देखते हैं कि आप हमको थप्पड़ मारते रहे तो ठीक था, हमने उलट के आपका हाथ पकड़ लिया तो अरे ये तो जंगल राज आ गया, ये अब हाथ पकड़ने लगा, ये हमसे सवाल पूछने लगा। तो ये भी एक कारण है कि 1990 के दशक को लोग जंगल राज कहते हैं। और जंगल राज कहने वाले, नरेटिव बनाने वाले, क्योंकि उसी वर्ग से उसी ने ही बोला था, उस बात को भी प्रचारित और प्रसारित करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। तो मुझे लगता है कि जाति जाति चूंकि जाएगी नहीं, तो उससे बियॉन्ड सोचना है। पोस्ट कास्ट सिस्टम जिसको आप कह सकते हैं, जाति को रहते हुए कैसे वो डेमोक्रेटिक सिस्टम हो सकता है, उसके विषय में कहा सकता है। वो तभी होगा जब सिस्टम समावेशी होगा, इंक्लूसिव होगा। तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हैं या सिंबॉलिक करते हैं। आप पूछेगा पिछड़ों का क्या है, तो बोलेंगे हमने आदिवासी को प्रेसिडेंट बना दिया। पिछड़ों का क्या है, तो हमने 35 लोगों को मिनिस्टर बना दिया। लेकिन उसके बाद क्या कारण है कि आप कास्ट बेस्ड सर्वे नहीं कराना चाहते थे, दबाव में आपने कराया। अगर कराने का निर्णय भी लिया है, तो क्या कारण है कि जो हमने आरक्षण का दायरा बढ़ाया, जो कि गैर संवैधानिक नहीं है, आप नवीन सूची में उसको क्यों नहीं डाल रहे हैं? ये तो मात्र 2% अपॉर्चुनिटी की बात है ना, 98% तो अभी भी प्राइवेट सेक्टर में है। तो जिस तरह का बात आरजेडी करती रही है, और तेजस्वी जी ने बोला भी है बार बार कि हमने सामाजिक न्याय, हमारा पहला इतिहास है,
अपनी सफलता का। अब हम आर्थिक इतिहास की तरफ बढ़ते हैं, और जहां तक आप हमको जातियों में सीमित करके देखना चाहते हैं, जैसे कास्ट में सर्वे का बात हम करते हैं तो हमें बोला जाता है कि ये जातिवादी है, लेकिन मोदी जी ने कहा, ये अनाउंस किया, तो किसी ने डिबेट नहीं किया कि भाई अब मोदी जी भी जातिवादी हो गए हैं, पहले नहीं थे अब हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि जाति पे, जी, जाति पे सवाल पूछने से बेहतर है कि जाति को देखिए, जाति को समाप्त नहीं कर सकते, इसको मानने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जातिगत गैर बराबरी को दूर की जा सकती है, जो सदियों से आते रहा है, मीन्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। उस जैसे होता क्या है कि कोई चीज किसी के लिए वरदान और किसी के लिए अभिशाप हो जाता है। जाति किसी के लिए वरदान है, किसी के लिए अभिशाप है, ये आप भी इस चीज को एग्री करेंगे। तो हम चाहते हैं किसी के लिए अभिशाप नहीं हो, हम ये नहीं कहते वरदान नहीं हो, लेकिन वरदान हो तो सबके लिए हो, कम से कम इतना नेगेटिव नहीं हो कि जाति सूचक गालियों से लोगों को नवाजा जाए। इसी इसी तरह की राजनीति में हम विश्वास करते हैं। जी, क्योंकि आपकी सहयोगी कांग्रेस का ओबीसी सम्मेलन है, दिल्ली में चल रहा है, और पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सत्यानाश, बांटने की राजनीति करते रहे मोदी जी। और सिर्फ राहुल गांधी पहले शख्स रहे जिन्होंने ये कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी में की जातियों में क्या उनकी स्थिति है हिस्सेदारी की, उसकी बात होनी चाहिए। जाहिर है हर पार्टियों में ये राजनीति का भिन्न हिस्सा है, समाज का भिन्न हिस्सा है, और राजनीति समाज से ही जुड़ी है, राजनीति समाज पे ही होती है, लोगों से ही होती है, लोगों के कल्याण के लिए होती है। तो इस पे बात हो रही है। शुक्रिया बहुत बहुत, और उम्मीद करते हैं बहुत बहुत प्रोफेसर साहब धन्यवाद, बहुत बहुत कि आप थैंक यू। भविष्य में हमसे जुड़ेंगे, और इस मुद्दे पे आपसे कई मुद्दे पर चर्चा होगी चुनाव तक। धन्यवाद जरूर बहुत। जरूर।